चलो, मास रेट फ्लो इन अ पाइप, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर किसी पाइप में से कोई फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो तीन बातें हैं इसके अंदर, है ना। जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो पाइप पे पीछे फोर्स लगाता है ना। और जो फ्लूइड है उस पे पाइप के अंदर से जो फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई तो फोर्स होगा, वो फ्लूइड पे कहाँ लगता है फोर्स, आगे की तरफ, और पाइप पे कहाँ फोर्स लगता है, पीछे की तरफ, और फ्लूइड जा करके फोर्स एक्सर्ट करेगा, वहां पे फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर ये तीन फोर्सेस की बात है, कौन कौन सा, एक फ्लूइड पे फोर्स, एक फोर्स पाइप पे, और एक फोर्स कौन सा, स्ट्राइकिंग सरफेस पे। तीन फोर्स है, तीनों के तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। बताया था मैंने ये, ठीक है ना। अरे पानी बाहर कैसे आ रहा है, फ्लूइड बाहर कैसे आ रहा है, कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो बाहर आया, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन फ्लूइड, फ्लूइड पे जो फोर्स है, पाइप पे जो फोर्स है, और स्ट्राइकिंग सरफेस पर जो फोर्स है, तीनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। और वो कितना है बोलो, वो है एम डी वी बाई डी टी। कितना फोर्स है, नहीं सॉरी, वी डी एम बाई डी टी। कितना फोर्स है, वी डी एम बाई डी टी, ये इसका इतना फोर्स होता है, ये आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। फिर ये फोर्स जो है हम लोग ने जो कैलकुलेट किया, इसका एक दूसरा फॉर्मेट लास्ट टाइम डिराइव कराया था मैंने, है ना, कि अगर आपको ये डेटा ना दे करके आपको फ्लूइड की डेंसिटी दे दे, फ्लूइड की वेलोसिटी दे दे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप दे दे, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या, रो ए वी स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। क्या आपको बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था, लास्ट टाइम मैंने इसका डेरिवेशन कराया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिख लिए थे सबने ये, है ना, नहीं लिखे थे क्या, कॉपी कर लो, बस इतना ही कॉपी कर लो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉपी कर लो। आई होप आपको समझ में आया है। अब जो है, आइए चलते हैं आगे। आपको याद होगा कि एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था वेरिएबल मास सिस्टम। क्या टॉपिक था, वेरिएबल मास सिस्टम। एंड हो गया था, समझा दिया था मैंने, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उस टाइप के, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है मास रेट लो इन अ पाइप, ये हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है। अच्छा, वो जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया रो ए वी स्क्वायर, वो सिर्फ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है या फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल। लिक्विड भी हो सकता, फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड भी आता है, गैसेस भी आती हैं, तो फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल है, इस सवाल को समझिए। एयर ऑफ डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज स्ट्राइकिंग अ बॉल ऑफ डायमेंशंस 10/8 with a velocity of 20 meters per second. Find the force exerted by air on wall. ठीक है ना। तो एयर जो है वो वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अपने को निकालना है, ठीक है ना। एयर जो आ रही है वॉल के ऊपर, क्या वो सिर्फ इतने ही पोर्शन में लग रहा है क्या, नहीं, वो पूरे वॉल पे लग रहा है। तो एरिया कौन सा लेंगे, पूरे वॉल का। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे इतना बड़ा पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा एयर यहाँ पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट करा के फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और क्या है देखो, एरिया, हम लोगों को एरिया का डेटा दिया हुआ, लेंथ ऑफ ब्रेड, है ना। और ये क्या है देखो, वेलोसिटी है, ठीक है ना। और एयर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी एयर वहां पर, बोलो, रो ए वी स्क्वायर। रो कितना है 1.2, एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, अरे रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड कितना होगा 80, वेलोसिटी मतलब 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दो, ठीक है। में आता है। अब ये एक सवाल है, ये होता तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जो है बेसिक्स सीख चुके हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अभी समझाता हूं मैं। हो क्या रहा है देखो, a water jet whose cross sectional area is A strikes a wall making angle theta with the normal and rebounds elastically with velocity of water, with if velocity of water having density is V and having density rho is V, then force exerted on the wall. क्या आपको बात समझ आई इससे, बोलो। एक वाटर जेट है, एक वाटर जेट है, वो यहां पर आकर के इस पे इंसिडेंट होता है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, थीटा। उसके बाद क्या होगा, वो रिबाउंड होगा, और रिबाउंड हो रहा है तो फिर से उसकी स्पीड कितनी है, वी है। कितना एंगल बना रहा है अब भी, थीटा। क्या आपको बात समझ आई। क्या ये बॉल रिबाउंडिंग वाला केस है, अपने को अभी क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी,
और बॉल रिबाउंडिंग वाले में डेल्टा पी क्या होता था, 2mv cos थीटा। हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो हम लोग वही लिखेंगे। हमको फोर्स निकालना है, हम लिखेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी क्या है बोलो, 2mv cos थीटा डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा टी। अगर आप ये देखो, ये है क्या, फ्लूइड, फ्लूइड है। अब ध्यान से सुनना, फ्लूइड जो वॉल पे टक्कर मारने के बाद फोर्स लगाता है वो कितना लगाता है, रो ए वी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो एम वी बाई डेल्टा टी असल में क्या है, फोर्स ही तो है। क्या आपको बात समझ आई? तो अगर यहां पर उसका वैल्यू पुट गई, ये फोर्स हो गया, फोर्स बाय कौन, फ्लूइड, और ये क्या है, कॉस थीटा। बोलो जल्दी से क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू फ्लूइड का फोर्स क्या है, रो ए वी स्क्वायर, और ये क्या है, कॉस थीटा। खत्म, 2 लाइनों में आंसर। तो आपको बात समझ आई? कोई यहाँ पर कुछ रिजॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई अलग से कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। बात समझ आई? तो हमने ये बड़े प्रॉब्लम को छोटा कैसे कर लिया, पहले 2 छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो आपको बात समझ आई? अभी करो, तो एकदम आसानी से इसका आंसर आ गया। हाँ, कन्वेयर बेल्ट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट आपको पता है, रोलर होता है जो है कंटिन्यू, यहाँ 2 रोलर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट है, वो कंटिन्यू क्या करता रहता है, रोल करता रहता है, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने कभी, अगर आप एयरपोर्ट पे गए हैं तो वहाँ पर सब सामान चेक कराना पड़ता है, तो आप उसको कैसे जैसे ही उसके ऊपर रखते हैं कन्वेयर बेल्ट पे, तो क्या करता है, वो ट्रॉली, जिस ट्रॉली में रखते हैं तो ट्रॉली को वो आगे लेकर के जाता है ना, और वो रोलर ऐसे ही घूमता रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट ही है वो असल में, ठीक है ना। चलो भाई, तो कन्वेयर बेल्ट ये समझता होगा, आप 10th में भी कराते हैं। 10th में जो ओर वाला चैप्टर होता है उसके अंदर आप देखते हैं ये कन्वेयर बेल्ट के बारे में। तो कन्वेयर बेल्ट में होता क्या है, कन्वेयर बेल्ट में होता ये है कि अगर अपने को मैग्नेटिक सेपरेशन करना है किसी आयरन ओर का या किसी भी चीज़ का, तो बेसिकली यहाँ से कोई हम लोग क्या करते हैं, जो भी कचरा है या जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल सैंड है या ग्रेवल्स है, जो भी है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गिराते हैं। वो सैंड को क्या करता है, आगे लेकर के जाता है, आगे लेकर के जाता है, उसको वहां पर क्या कर देता है, गिरा देता है। हमको उससे लेना देना नहीं, क्या करता है, क्या प्रोसेस है, उससे लेना देना नहीं। हमको इस बात से लेना देना है कि कन्वेयर बेल्ट का कुछ ना कुछ मास था पहले, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सैंड गिरना शुरू होगा तो उसका मास बदलते जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? पहले उसका मास तो कांस्टेंट था, उसका कुछ मास होगा, लेकिन जैसे यहाँ से सैंड गिरेगा तो उसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होता जाएगा मास। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। अब अगर इसका मास बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है, फोर्स को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है ना कन्वेयर बेल्ट की, उसको क्या करना है, मुझे फिक्स रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इसके ऊपर सैंड गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या, अरे ये भारी होगा ना, सैंड गिरेगा तो भारी होगा, भारी होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। मैं क्या चाह रहा हूं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटर के जरिए एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा ताकि क्या रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो वो एक्स्ट्रा फोर्स कितना होता है, v dm by dt। याद करना है आपको, कितना होता है वो, v dm by dt। यहाँ पर रीड कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद स्पीड v, नाउ ग्रेवल और सैंड इज ड्रॉप्ड ऑन इट एट रेट ऑफ dm by dt। हर सेकेंड में इतना मास उस पर आकर के गिर रहा है। टू मेंटेन द सेम स्पीड व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर हम चाहते हैं कि सेम स्पीड मेंटेन रहे तो हमको कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कितना लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फोर्स, देखो v dm by dt लगाना पड़ेगा। आपको बात समझ आई? कॉपी कर लो, एज इट इज याद करना है इसको। चलो यहाँ एक सवाल है, gravels is dropped in a conveyor into a conveyor belt at a rate of 0.5 kilogram per second. Find the extra force required to keep the belt moving at 2 meters per second. तो बोलो फोर्स कितना होगा, v dm by dt। कितनी स्पीड है, 2, कितने रेट से, 0.5, कितना आएगा बोलो, 1 न्यूटन। समझे? 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन। तो अब हम लोग का टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट साइंस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें उसकी समझनी है, ठीक है ना। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले
स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द रॉकेट। हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल M मान लेते हैं ताकि यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या मान लेते हैं इसको, कैपिटल M बी द मास ऑफ द रॉकेट। वी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, अब होता क्या है कि जब रॉकेट क्या करता है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, तो अंदर का जो फ्यूल है वो क्या करेगा, जलेगा। फ्यूल जलेगा तो अंदर बाहर क्या निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट्स। क्या बोलते हैं उसको, एफ्लुएंट्स। तो एफ्लुएंट्स बाहर निकलेंगे। तो रॉकेट गैसेस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो गैसेस क्या करेगी, रिएक्शन देकर के उसको ऊपर भेजेगी। समझे, ठीक है ना। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पैर की वजह से रॉकेट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये वैसे ही है जैसे आपने क्या कर दिया, कोई बलून लिया, उसमें हवा भरी, उसको छोड़ दिया, तो बलून के अंदर की एयर क्या करेगी, बाहर की एयर पे फोर्स लगाएगी, तो बाहर की एयर उसको क्या करेगी, रिएक्शन देगी। एक्शन से क्या मिला, रिएक्शन, और वही तरह से चले जाता है। क्या आपको बात समझ आई। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये वेरिएबल मास सिस्टम ही है। कैसे, जो हमने वो अभी तो पढ़ा ना, कोई वाटर जेट से वाटर निकल रहा है ना, तो ये भी तो वैसे ही है। वहां पर वाटर जेट से वाटर निकल रहा था और यहाँ पर रॉकेट से गैसेस बाहर आ रही हैं, एफ्लुएंट्स बाहर आ रहे हैं। बात समझ आई। तो इससे क्या आ रहे हैं, एफ्लुएंट्स बाहर आ रहे हैं, गैसेस बाहर आ रही है। बस ये था कि वहां पर जो आपका वाटर जेट था वो था रेस्ट पर। कैसा था, रेस्ट पर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या असल में इसको क्या बोलते हैं, जिस रेट से, जिस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है उसको वी बोलते हैं, और वी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ये असल में आप वी रिलेटिव लिखते थे, आप लिखते थे वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जेट, है ना, इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। और जेट की वेलोसिटी क्या है, अच्छा इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, कोई वेलोसिटी होगी। जेट कैसा है, रुका हुआ है ना, तो जेट की वेलोसिटी क्या मानते थे, जीरो। फिर बोलते थे कि वाटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है। बात समझ आई। यहां पर भी वही हो रहा है। यहां पर जब इस रॉकेट से एफ्लुएंट्स बाहर आएंगे, तब आप जो एफ्लुएंट्स हैं आप उनकी वेलोसिटी को भी क्या बोलोगे, वी रिलेटिव, यानी वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। कोई अगर रॉकेट पे बैठ करके गैसेस को देखेगा तो उसको लगेगा अच्छा गैसेस इस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है। क्या आपको बात समझ आई। बस फर्क ये है कि यहां पर जो हमारा जेट है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, इस वजह से वी रिलेटिव ही लिखते हैं वो लोग, जबकि हम लोग वहां पर भी वी रिलेटिव ही लिख रहे थे। क्या आपको बात समझ आई। ठीक। अब जो है dm/dt क्या है, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल बर्न होने का रेट है। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे जैसे इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ होता है, पेट्रोल नहीं होता इसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर वाला फ्यूल होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो फ्यूल जलता है, तो फ्यूल जलने से क्या होगा, एफ्लुएंट्स बाहर आ जाएंगे। एफ्लुएंट्स बाहर आएंगे तो कंटिन्यूसली इसका मास क्या करेगा, वेरी करते जाएगा। इसका मास वेरी करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मास कम हो रहा है ना, मास कम हो रहा है, एफ्लुएंट्स बाहर आ गए, मास कम हो गया, मास कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम इसकी वेलोसिटी की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। ये वी रिलेटिव क्या है, वो जेट की वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है, गैसेस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्या आपको बात समझ आई। इस रॉकेट के अंदर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट बैठा दिया, तो एस्ट्रोनॉट को जो नजर आ रही है वेलोसिटी ना, वो वेलोसिटी है वो। क्या आपको मेरी बात समझ आई। तो बेसिकली इसके अंदर, इसके ऊपर ऐसे समझ लो, इसके रॉकेट के ऊपर बैठ करके देखेंगे तो जो गैसेस जिस वेलोसिटी से जाती हुई नजर आ रही है वो वी रिलेटिव है। ये रॉकेट की वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट पे बैठ करके गैसेस की वेलोसिटी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक्शन रिएक्शन पैर की वजह से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें वी रिलेटिव का मतलब क्या है, ये वी रिलेटिव रॉकेट की वेलोसिटी नहीं है, किसकी वेलोसिटी है, गैसेस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है। समझ आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, हाँ यहाँ कुछ बेसिक बातें समझ में आती है। और इसमें कंटिन्यूस इसका मास क्या करेगा, रॉकेट का वेरी करेगा, कम होगा, कम होने से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक आई होप क्लियर है आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझा, कुछ बेसिक बातें समझ में आई। अब क्या, तो नीचे की तरफ इस पे क्या निकली, यहां से क्या निकली, गैसेस निकली, है ना। इसने गैसेस पे फोर्स लगाया, तो गैसेस ने रॉकेट पे फोर्स लगाया, तो जो गैसेस के बाहर निकलने से एक्शन हुआ, उसके वजह से रॉकेट को क्या मिला, रिएक्शन मिला।
बात समझ आई? इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट। बात समझ आई? थ्रस्ट का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर फोर्स। क्या होता है? एक परपेंडिकुलर फोर्स। तो रॉकेट पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक थ्रस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है? v रिलेटिव dm by dt। कितना लग रहा है? v रिलेटिव dm by dt, इतना थ्रस्ट लग रहा है उसमें। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है ना? तो गैसेस पे नीचे कितना फोर्स लगा होगा? v रिलेटिव dm by dt। तो उतना ही फोर्स रॉकेट पे ऊपर कितना लगा होगा? v रिलेटिव dm by dt। बात समझ आई? ऐसा है। तो इस पे थ्रस्ट ऊपर कितना लग रहा है? v रिलेटिव dm by dt, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा ही होगा, इस वजह से नीचे तो mg लगेगा ही, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में क्या मेंशन करे? फोर्स फ्री स्पेस है या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तब आप mg को कंसिडर नहीं करेंगे, वरना आप हमेशा क्या करेंगे? mg कंसिडर करेंगे। मैं एक ही इक्वेशन याद कराऊंगा, उसी में हम लोग हर बार उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे, अलग अलग याद नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसा है। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक आपको बस बात समझ में आई है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर बोलो? रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्यूल को इग्नाइट करेंगे तो अंदर से फ्यूल जलेगा, गैसेस बाहर निकलेगी, फिर इसको क्या मिलेगा? अब थ्रस्ट मिलेगा, यानी थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। तो जब इसको थ्रस्ट मिलेगा तो थ्रस्ट कितना है? v रिलेटिव dm by dt। v रिलेटिव क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट पे बैठ करके गैसेस को देखेगा तो उसको वेलोसिटी, ग्राउंड वाले को नहीं है, वो ग्राउंड वाले को अलग नजर आएगा। बात समझ आई? कोई अगर रॉकेट पे बैठ करके देखेगा तो उसको वेलोसिटी नजर आएगी। आप बोलेंगे थ्रस्ट का फॉर्मूला कहां से आया? तो बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है उसका, नहीं करने का आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ठीक है ना? चलो भाई, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? v रिलेटिव dm by dt। नीचे क्या लग रहा है? mg तो लग ही रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? लिखो फटाफट से। मास ऑफ द रॉकेट को कैपिटल M मानना है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। तो जितना फोर्स गैस पे नीचे लगा उतना ही फोर्स गैस ने रॉकेट पे ऊपर लगाया। कितना लगाया? v रिलेटिव dm by dt। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। और नीचे हमेशा mg लगेगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। बात समझ आई? क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा तभी उसको हटाना, वरना हटाना मत। अब यहाँ पर क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। इसमें केस 1 क्या लिखा है? देखो, केस 1 लिखा है रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। रॉकेट क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर रॉकेट को ऊपर एक्सेलरेट कराना है, हम चाहते हैं ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपवर्ड थ्रस्ट और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो किसको ज्यादा होना पड़ेगा, किसको कम? अरे ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऊपर वाला अप थ्रस्ट है इसको ज्यादा होना पड़ेगा, पर mg क्या होगा? कम होगा, तभी एक्सेलरेट कर पाएगा। समझे? अगर mg ज्यादा हो गया तो हाथी का कान पकड़ के उठा सकते तुम, क्यों नहीं उठा सकते? बोलो, तुम तो फोर्स लगा रहे हो ना, ऊपर जाना चाहिए उसको, क्यों नहीं? mg उसका ज्यादा है, उसका mg मास बहुत ज्यादा है, उसके वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उसमें डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा है। तुमको अगर हाथी को कान पकड़ के उठाना है तो उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगा पाएंगे हम। क्या आपको बात समझ आई? ऐसा है, चलो समझ में आता है। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ एक्सलेट कराना चाहते हैं तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए और नीचे वाला फोर्स कम होना चाहिए, ऐसा है। तो पहले केस में क्या हो रहा है? रॉकेट कहाँ एक्सलेट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ एक्सलेट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? तो अपने को समझ में आता है क्या लिखना है। और दूसरे केस में क्या है? रॉकेट कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है ना? तो लिखो केस 1, लिखो, हेडिंग लगाओ केस 1, रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, इसमें दो और सब केसेस हैं, तो ध्यान रखो। ठीक, तो सबसे पहला सब केस है विथ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी होगी तब क्या लिखेंगे, और दूसरा केस होगा विदाउट ग्रेविटी। विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी को वो लोग क्या बोलेंगे? फोर्स फ्री स्पेस है या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे वो। ठीक है? अब यहां पर जो है हमारा, मान लो ये रॉकेट है बेटा, रॉकेट पे नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है। थ्रस्ट कितना है बोलो? v रिलेटिव dm by dt। ये हमारा थ्रस्ट। कहां जा रहा है रॉकेट? अपवर्ड जा रहा है। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा?
हमेशा मैं ये लिखूंगा। अब यहां से उसकी शुरुआत हो रही है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखने की। अब आगे बहुत सारे सवाल इसी पे अपने को करने, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं हमेशा यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अरे यही होता है ना नेट फोर्स का फॉर्मूला, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब ध्यान से सुनना, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो ध्यान से सुनना, कितने फोर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। कौन कौन सा, एक अपथ्रस्ट और नीचे क्या लग रहा है, mg। एक्सेलरेशन लेकिन कहां पर है उसका, अपवर्ड। अब दोनों में से बड़ा फोर्स फिर कौन सा होगा, अपवर्ड। इस पे यहां लग रहा है 10, यहां लग रहा है 4, किधर जाएगा ये 6 से ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा, अरे जहां पर बड़ा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चलेगा ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, दोनों में से एक्सलेट कहां कर रहा है, वो ऊपर की तरफ कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो v रिलेटिव dm by dt माइनस दूसरा फोर्स कौन सा है, mg इक्वल्स टू क्या आएगा, ma। ये m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है क्या। तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास जनरल इक्वेशन, हमेशा एप्लीकेबल है। यहां तक समझ आया, तो हमेशा एप्लीकेबल वाली यही याद करना है अपने को। क्या याद रखना है, बोलो, v रिलेटिव dm by dt माइनस mg इक्वल्स टू ma। यहां तक क्लियर है। अब हमेशा कोई भी केस आएगा हम यही लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग। अब विदाउट ग्रेविटी अगर हो जाए, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेविटी खत्म हो गई। तो अब बताओ mg में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा, v रिलेटिव dm by dt इज इक्वल टू क्या बनेगा, ma बनेगा। आपको बात समझ आई। कोई भी केस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला यही लगेगा। बात समझ आए, हम कोई और फॉर्मूला याद करेंगे ही नहीं, हम इसी से सारे चीजें बना लेंगे। क्लियर हो गया। ग्रेविटी फ्री स्पेस बोलेगा तो क्या कर देंगे, mg को हटा देंगे, v रिलेटिव dm by dt किसके बराबर आएगा, ma के बराबर आ जाएगा। अब आगे इसमें केस 2 जो बनता है वो क्या है, केस 2 ये है, केस 1 ये है ना आपकी बुक में, ये है केस 1। केस 2 क्या है कि रॉकेट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। केस 2 क्या है, रॉकेट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बताओ उसमें क्या बनेगा, फिर ए 0 हो गया तो क्या बनेगा, v रिलेटिव dm by dt माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो माइनस mg को उधर भेज देंगे, देयरफॉर क्या होगा, बोले इसे v रिलेटिव dm by dt इज इक्वल्स टू mg बन जाएगा। क्या आपको बात समझ आई। कोई केस, कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले को छोड़ के सॉल्व होगा ही नहीं, सारे इसी से सॉल्व होंगे। बात समझ आई। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, कौन सा, v रिलेटिव dm by dt माइनस mg इक्वल्स टू ma। रट्टा मान लो, इसमें कौन सी चीज क्या है वो पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, dm by dt रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल हर सेकेंड में कितने किलोग्राम बर्न हो रहा है, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, mg। ये m क्या है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। कैपिटल M क्या है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। अगर बोलेगा कि एक्सेलरेशन बताओ 10 सेकेंड पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मास निकालना पड़ेगा, 10 सेकेंड का फाइनल मास निकालना पड़ेगा, वो पुट करना पड़ेगा। इसको ऐसे याद रखो कि जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा है उस इंस्टेंट का मास है। अगर एक्सेलरेशन पूछा है 15 सेकेंड पे तो मास 15 सेकेंड वाला पुट करेंगे। क्या आपको बात समझ आई। उसका भी फॉर्मूला लिखा देता हूं, अभी आप समझ जाएंगे। पहले ये केस 1 लिख लो, 1 2, फिर केस 2 लिखो। सब समझा दिए मैंने, एक ही फॉर्मूला आपको याद करने बोला है मैंने। वो फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ, बोलो, v रिलेटिव dm by dt माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। समझ आया, ठीक है ना। उसमें v रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, या ऐसा भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, या फिर कभी कभी उसको एग्जॉस्ट स्पीड भी बोलते हैं। ये लिख लो, v रिलेटिव को कभी कभी एग्जॉस्ट स्पीड भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्पीड, एग्जॉस्ट स्पीड, तो इसको कभी कभी एग्जॉस्ट स्पीड भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो अगर ये भी फ्रेज आया एग्जॉस्ट स्पीड मतलब वी रिलेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, आई होप समझ में आया। इसमें एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग। अच्छा, इसमें और चीज है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द रॉकेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट।
जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा है उस इंस्टेंट पे मास बताना पड़ेगा। बात समझ आई? उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कि मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम टी, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल मास, तो होगा इनिशियल मास dm बाई डी टी इंटू टी। ठीक है, इनिशियल मास माइनस dm बाई डी टी इंटू टी। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनल मास निकालना है तो इनिशियल में जो भी था और हर सेकेंड में कितना कम हो रहा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो और इनिशियल से माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा फाइनल मास कितना है। ऐसा है, वो आप समझ जाएंगे भी क्या बोल रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला लिख करके रख लो तो काम आएगा आपको। देखो, आई होप आपको समझ में आया है। चलो, अब टाइप्स ऑफ रॉकेट प्रपोल्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और कोल्ड गैस केमिकल प्रपोल्शन, अलग अलग टाइप के, काम का नहीं है आपकी, छोड़ो। चलो सवाल शुरू करेंगे, आओ। अलग अलग वैरायटी के इसके अंदर सवाल है, तो आपको पूरा एक जनरल आइडिया मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट सभी प्रोफाइल के सवाल आए हैं जो आपके लेवल पे। अ रॉकेट ऑफ मास 600 किलोग्राम इज सेट फॉर वर्टिकल फायर। ये कौन सा मास है उसका? इनिशियल मास। इनिशियल मास इज 600 किलोग्राम। इफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, क्या मतलब? वे रिलेटिव इज 1000 मीटर्स पर सेकेंड, ये है 1000 मीटर पर सेकेंड, and rocket is moving with constant velocity. How much mass of gases are ejected per second from the rocket? How much mass of gases is ejected per second? Mass per second. अरे dm by dt पूछा है, बात समझ आई? ऐसा है, कैसे निकालेंगे? हमको पता है रॉकेट में एक ही इक्वेशन हमारे पास, कौन सी बोलो? वी रिलेटिव dm by dt माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। क्या आपको बात समझ? कुछ सोचना ही नहीं है, आग बंद करके इक्वेशन लगाओ। आगे देखते हैं क्या है। वी रिलेटिव पता है कितना, कितना है बोलो? 10⁻³ dm बाई डी टी निकालना है। इनिशियल मास कितना है? कुछ बोला नहीं ना कौन से टाइम पे, नहीं, तो इनिशियल वाला मास लेंगे। कितना है वो बोलो? -600 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। कैसे? उसने बोला है ना इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए को 0 कर देना। समझ आया? चलो भाई बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो। 10⁻³ dm बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³। क्या है, आपको समझ आया? अरे ये जो है माइनस में उधर भेज दिया मैंने, प्लस में हो गया, और 6 इंटू 10⁻³ होगा, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो dm बाई डी टी कितना आया बोलो? 6 आया, मतलब 6 किलोग्राम पर सेकेंड। हर सेकेंड में एफ्लुएंट्स 6 किलोग्राम एफ्लुएंट्स बाहर निकल रहा है हर सेकेंड के अंदर, ठीक है ना? चलो, तो एक इक्वेशन याद रखनी है, उसी से सॉल्व करना है। चलो, मास ऑफ रॉकेट 1000 किलोग्राम, कौन सा मास? इनिशियल मास। उसके बाद इफ द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या ये? वी रिलेटिव। हाउ मच मास ऑफ गैस शुड बी इजेक्टेड पर सेकेंड so that the rocket rises up from the surface of earth with a constant acceleration of 5 meters per second square? क्या है ये? अरे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्या आपको बात समझ आई? क्या निकालना है? dm by dt। हाउ मच मास ऑफ द गैस शुड बी इजेक्टेड पर सेकेंड, dm by dt निकालना। क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या? चलो सॉल्व करो इसको। 2 इंटू 10⁻³ इंटू dm by dt इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो क्या बचेगा? देखो 10⁻³ इंटू 10 प्लस 10⁻5, 10⁻³ इंटू 5, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 10 प्लस 5। समझा क्या? तो क्या बचेगा? ये 15। 10⁻³ क्या हुआ? कैंसिल। 2 1 जा 2, 7.5 जा 7.5 किलोग्राम पर सेकेंड dm by dt। ठीक है, ध्यान से। A rocket of mass 2000 किलोग्राम, कौन सा मास? इनिशियल मास, is ejecting gases at a rate of 50 किलोग्राम पर सेकेंड, क्या है ये? dm by dt with a speed of 20 meters per second in gravity free space। क्या 0 है? g 0 है, आप समझे? फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट
आफ्टर 20 सेकेंड्स ऑफ फायरिंग। वेलोसिटी पता है, गैसेस किस वेलोसिटी से निकल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये वी रिलेटिव हो गया। ये क्या है, dm/dt हो गया। ये कौन सा मास है, इनिशियल मास है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, कितने टाइम पे। हाँ, तो जब मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा वी रिलेटिव, ध्यान से सुनो, dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, लेकिन बोला है ग्रेविटी फ्री फेस, तो ये निपट गया। तो बचा क्या बताओ, बचा वी रिलेटिव dm/dt इज इक्वल्स टू मास फाइनल इनटू a, या फिर मास 20 सेकेंड पे, एक्सेलरेशन भी 20 सेकेंड। ये ध्यान रखना है आपको, जब आप यहां पर मास पुट करेंगे तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 20 सेकेंड पे उसका मास क्या है। क्या आपको बात समझ आई? और इसी के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया गया है। बोलो फाइनल मास क्या है, बोलो, मास इनिशियल माइनस dm/dt इंटू टी। इनिशियल मास कितना है भाई, 2000, dm/dt कितना है 50, कितने टाइम पे 20, 5 2 जा 10, 10 मतलब 1000, बचेगा कितना 1000। फाइनल मास कितना आया 1000 किलोग्राम। तो 20 सेकेंड पे मास कितना आया 1000। बोलो वी रिलेटिव कितना है भाई, वी रिलेटिव कितना है, वी रिलेटिव है 20, dm/dt 50, 20 सेकेंड पे मास 10⁻³ 1000, और एक्सेलरेशन 20 सेकेंड पे निकालना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या करना है बोलो, 0 0, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझे क्या? तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 2 का कितना होता है 10, एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? ऐसे सॉल्व किया। मैंने कोई नई इक्वेशन याद ही नहीं कराई है, एक ही इक्वेशन से सारे क्वेश्चन हो रहे। बात समझ आई? 800 kilogram rocket is set for vertical firing. If the exhaust speed of gases is 2000 meters per second with respect to rocket, calculate mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket. चलो स्टार्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, इसमें लैंग्वेज बदल दी और तुम गड़बड़ा गए क्वेश्चन में। देखो क्या बोला इसमें, अगर ये जो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी मास होगा, इस पे ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट 10 से करेगा, 4 से करेगा कि 6 से करेगा? 6 से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 10 में से 4 तो उसको ओवरकम करने में चले गए। समझ गए? मतलब 10 में से 4 यहां से इसने खत्म कर दिया, तो बचा कितना 6, तो 6 से वो ऊपर गया। अब मैं चाहता हूं कि ये इस पे जो ऊपर लग रहा है मान लो 10 न्यूटन, मैं, या फिर ऐसे समझो इस पे जो नीचे फोर्स लग रहा है मान लो 6 न्यूटन या 7 न्यूटन, मैं चाहता हूं कि बस ये नीचे जो फोर्स लग रहा है इसको बस वो ओवरकम कर ले, इसको बस ओवरकम कर ले, इसको बैलेंस कर ले। तो ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अरे नीचे अगर 7 लग रहा है उसको बस बैलेंस करना है, तो ऊपर भी कितना 7 लगाना पड़ेगा ना, तभी जाकर के तो बैलेंस होगा। यहां तक बात समझ आई? बराबर फोर्स होगा, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट तो रुक ही जाएगा कि नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ऑब्जेक्ट की पे अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा, अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा। समझ आया? 800 किलोग्राम का रॉकेट है, एग्जॉस्ट स्पीड 2000 है, मास इजेक्टेड पर सेकेंड यानी dm/dt निकालना है। कितना मास पर सेकेंड इजेक्ट करवाएं कि इट इज सफिशिएंट टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। इतना थ्रस्ट मिलना चाहिए कि वो क्या करे, बस वेट को ओवरकम कर ले, इतना थ्रस्ट चाहिए। तो कितना लगाना पड़ेगा, जितना नीचे वेट लग रहा है उतना ही थ्रस्ट लगा दो। क्या आपको बात समझ आई? तभी तो ओवरकम कर पाएगा, है ना? तो बस उसको ओवरकम करना है। तो इसका मतलब थ्रस्ट किसके बराबर होना चाहिए, वेट के बराबर होना चाहिए। थ्रस्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने, वी रिलेटिव dm/dt, और इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बस इसको क्या करना है, वेट को ओवरकम करना है ना, मतलब नेट फोर्स को क्या करना है 0, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो dm/dt
माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या है एम ए। एक्सेलरेट कराने की बात नहीं कर रहा है, बस वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, बस वो नीचे जो एम वेट लग रहा है ना उसको ओवरकम कर ले बस। तो एक्सेलरेशन को क्या कर देना, तो इसको इधर भेज दो फिर। क्या कोई मैंने नई इक्वेशन लगाई नहीं लगाई, बस आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कैसे भी आ सकता था। तो वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा एम जी। वो बोल ही नहीं रहा एक्सेलरेट कराने के लिए, वो क्या बोल रहा है, नीचे जो एम जी लग रहा है बस उसको क्या करो, ओवरकम कर लो, एक्सेलरेट एक्सेलरेट मत करो, बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपको बात समझ आई, ऐसा है। तो बस इसको एम जी के बराबर करो, दोनों से सेम आ गया, बात तो वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही यूज कर लेंगे, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या है एम ए। एक्सेलरेट नहीं कराना है उसको, बस उसको ओवरकम कराना है, उधर भेज दो। वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी। वी रिलेटिव कितना है बोलो 2000, डी एम बाई डी टी निकालना है, मास कितना है बोलो 8 इंटू 10⁻², जी का वैल्यू 10, ये कैंसिल 2 1 2 4 जा कितना आया 4 किलोग्राम पर सेकेंड। इस रेट से अगर एफ्लुएंट्स बाहर आएंगे तो बस क्या करेगा, वेट को ओवरकम कर लेगा, वेट को बैलेंस कर लेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। चलो कॉपी आ जाओ, नया क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 into 10⁶ kilogram is the mass of rocket. Fuel is burned at a rate of this, and exhaust velocity is this with respect to rocket. Initial acceleration निकालना है। Initial मतलब जब इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है तो मास कौन सा पुट करेंगे, इनिशियल वाला पुट करेंगे। चलो निकालो, कैलकुलेशन समझा देता हूँ। वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या लिखेंगे एम ए, तो एम को उधर भेज देते हैं, फिर एम को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जी प्लस ए। ये समझता है क्या, पक्का ना। अब वी रिलेटिव क्या पुट करो, कितना है वी रिलेटिव 1.4 इंटू 10⁻⁴, सही है, नहीं 1.4 नहीं है, 2.4 इंटू 10⁻3। डी एम बाई डी टी कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁴, मास कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁶, जी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू पता करना है। ध्यान से सुनना, ये क्या होगा 14 इंटू 10⁻⁻1, ये 28 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल, 14 1 जा 14 2 जा, सही है। अब देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 1.2 जा 2 1 जा 2, 4 जा 1.2, ये कितना है 10⁻⁶, 3 + 4 7, तो ये 6 खत्म, यहाँ से कितना बचा 10, 1.2 इंटू 10 विल बी 12, 10 प्लस ए, इसको इधर भेज दो तो ए का वैल्यू आएगा 10 12 माइनस 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग इन फोर्स फ्री स्पेस मतलब g0, समझ आया, ऐसा है। विद एन एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस 600 मीटर्स पर सेकेंड with respect to rocket is 500 Newton, then rate of combustion of the fuel is, क्या निकालना है वो बताओ, रीड करो ध्यान से। रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स फ्री स्पेस में g0, एग्जॉस्ट वेलोसिटी 600, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट फोर्स इज 500 न्यूटन, जो फोर्स लग रहा है रॉकेट पे वो 500 न्यूटन का है। देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल निकालना है, मतलब क्या निकालना है डीएम बाई डी टी। वेरी गुड, फॉर्मूला तो एक ही है, वही लगा देते हैं। बोलो क्या आएगा, बोलो जल्दी से, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू एम ए। एम जी तो जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया तो एम जी वाला टर्म ही जीरो हो गया। अब ध्यान से, वी रिलेटिव है, डीएम बाई डी टी निकालना है, फोर्स कितना है किधर पुट करेंगे, अरे एम ए होता क्या है, फोर्स ही तो होता है, यहाँ पुट कर दो उसको। वी रिलेटिव कितना है बोलो 600, डीएम बाई डी टी पता करना है, फोर्स कितना है 500, बोलो कितना आएगा 5/6, ठीक है, चेक कर लेना कितना आता है डिवाइड करके, कितना आ जाएगा बोलो, कितना 1, अरे 5/6 है वो, 1 कैसे आएगा, 6 1 जा 6 0 जा 0.6, 8 जा 48, 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड के आसपास। ऐसे चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। For a rocket propulsion, velocity of exhaust gas is relative to rocket is 1.8 km per second.
The mass of the rocket system is 600 kilogram and rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration of 2.4 meters per second square. चलो